हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से एक और लिटरेचर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स को इस चैनल पर सॉल्व करा चुकी हूँ, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स मैं अलग से सॉल्व करा रही हूँ और लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट्स मैं अलग से सॉल्व करा रही हूँ, तो आपको दोनों को देखना है। ओके, तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज which of Shakespeare's character exclaimed। ओके, देखिए इसमें कहा गया है कि शेक्सपियर का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो ये एक्सक्लेम्स करता है। क्या एक्सक्लेम करता है? ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ऑप्शन है आपके पास फर्डिनेंड, एंटोनियो, मिरांडा, प्रॉस्पेरो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। बेसिकली शेक्सपियर के कौन से प्ले में देखने को मिलती है हमें लाइन ब्रेव न्यू वर्ल्ड? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये देखने को मिलती है हमें टेम्पेस्ट में। ओके, और टेम्पेस्ट में ही ये कौन कहता है, कौन एक्सक्लेम करता है? यस, मिरांडा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज पैराडाइज लॉस्ट शोज एन इन्फ्लुएंस ऑफ। बताइए पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किसका इन्फ्लुएंस लगता है पैराडाइज लॉस्ट पर? ऑप्शन है आपके पास पैगनिज्म, प्री क्रिश्चियन थियोलॉजी, क्रिश्चियनिटी एंड द रिनासेंस, ग्रीक निहिलिज्म। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पैराडाइज लॉस्ट के राइटर कौन है? तो जैसा कि सभी को पता है मिल्टन का ये बहुत ही फेमस वर्क है। ओके, जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन ने ये एक एपिक के रूप में इसे लिखा है। ठीक है, इसमें टोटल कितनी बुक्स पब्लिश की गई? 12 बुक्स। ठीक है, ये 2 बार में पब्लिश हुआ और 12 बुक्स में पब्लिश हुआ है। लास्ट जो पब्लिकेशन था वो 12 बुक्स का था। ओके, अब इस पे किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमें? यस, इन्फ्लुएंस है क्रिश्चियनिटी एंड रेनासा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। बताइए पैराडाइज लॉस्ट का स्टाइल क्या था? ऑप्शन है आपके पास मोर लैटिन देन मोस्ट पोएम्स, या फिर कह सकते हैं मोस्ट पोएटिक। नेक्स्ट है मोर स्पॉन्टेनियस देन थॉट आउट, मोर सैटिरिकल देन स्पॉन्टेनियस, मोर ड्रामेटिक देन लिरिक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, पैराडाइज लॉस्ट का स्टाइल क्या है? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोर लैटिन एंड मोस्ट पोएम्स। ओके, दिस इज द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज वी इनिशियली डिसलाइक बट लेटर टेंड टू लाइक। बताइए प्राइड एंड प्रेजुडिस में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसे हम पहले शुरुआत में तो डिसलाइक करते हैं लेकिन धीरे धीरे उसे लाइक करना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन है आपके पास मिस्टर बेनेट, विकम, विंगले, डार्सी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, प्राइड एंड प्रेजुडाइज किसने लिखा है वैसे? हु इज द राइटर ऑफ दिस वर्क? यस, जेन आस्टिन। ओके, सॉरी, एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, जेन आस्टिन। ठीक है, जेन आस्टिन का ये बहुत ही फेमस वर्क है
और अब बताना है आपको कि वो कौन सा कैरेक्टर है जिसको मतलब स्टार्टिंग में हम डिसलाइक करते हैं लेकिन धीरे धीरे लाइक करना शुरू कर देते हैं। तो वो है डार्सी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, प्राइड एंड प्रेजुडियस का जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है उनका नाम क्या है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज हु इन हैमलेट सजेस्ट दैट वन शुड नीदर बी अ लेंडर नॉर बी बोरोवर। बताइए, हैमलेट में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो यह सजेस्ट करता है कि वन शुड नीदर बी अ लेंडर नॉर बी अ बोरोवर, और किसे सजेशन देता है ये भी आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास गर्ट्रूड, पोलोनियस, होरेशियो, हैमलेट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। कौन कहता है ये लाइन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, ये कहता है पोलोनियस। और पोलोनियस किससे कहता है? अपने बेटे से। जब इसका बेटा पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा होता है तब ये पोलोनियस उससे कहता है वन शुड नीदर बी अ लेंडर और नॉर बी अ बोरोवर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ पार्ट 1 कंटेन्स हिज। शेक्सपियर का जो वर्क है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 ये कंटेन करता है क्या? ऑप्शन है आपके पास सेनेकन एटीट्यूड, पेट्रोइटिज्म, लव ऑफ नेचर, प्लेटोनिक आइडल्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, पेपर और पेन लेकर अपने साथ बैठना है और हर एक क्वेश्चन को रीड आउट करके उसके आंसर को अपने नोटबुक पर नोट कर लेना है। ओके, और नोट करने के बाद फिर उसे मैच करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। और आपको आज से शर्माने की ज़रूरत नहीं है और आपको अपने स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कितना स्कोर आ रहा है आपका। ओके, जैसे लगभग मैं लिटरेचर के 20 to 22 क्वेश्चंस कराती हूँ तो उनमें से आपको बताना है कि आपके कितने बन रहे हैं। ओके, अब इसका आंसर कीजिए। शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ पार्ट 1 कंटेन्स हिज सेनेकन एटीट्यूड, पेट्रोटिज्म, लव ऑफ नेचर, प्लेटोनिक आइडल्स। यस, द राइट आंसर इज patriotism. Option number B is the right answer. Now moving to the next question. Yes, question number 7 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज आर्नोल्ड्स सेलिब्रेटेड पोएम। आर्नोल्ड की बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है द स्कॉलर जिप्सी, इज बेस्ड ऑन एन ओल्ड लीजेंड नरेटेड बाय जस्ट अ मिनट यस नरेटेड बाय नरेटेड बाय ग्लेनविल इन। बताइए, आर्नोल्ड की जो बहुत ही फेमस पोएम है स्कॉलर जिप्सी, ये बेस्ड है एक ओल्ड लीजेंड, ठीक है, और नरेटेड किसके द्वारा की गई है? ग्लेनविल के। ओके, ऑप्शन है आपके पास द स्कूल मास्टर, पल्मेरिन ऑफ इंग्लैंड, द वेनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग एंड द शेफर्ड्स ऑफ सेल्सबरी प्लेन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द वेनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। ओके, आर्नोल्ड्स celebrated poem The Scholar Gypsy is based on an old legend narrated by Glenville in The Vanity of Dogmatizing. Okay, option number C is the right answer. Now moving to the next question. Yes, question number 8 is in whose memory was in memoriam written?
देखिए ये क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट्स में भी मैं कई बार ला चुकी हूँ और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए ये जो है हुज मेमोरी वाज इन मेमोरियम रिटन, बताइए इन मेमोरियम जो था वो किसकी याद में लिखा गया था और किसने लिखा था? इन दोनों का आंसर आपको करना है। ऑप्शन है आपके पास आर्थर एच हेलम, एलेक्जेंडर पोप, रॉबर्ट ब्राउनिंग, नन ऑफ द अबव। बताइए किसकी याद में लिखा गया था? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, जैसा कि सभी को पता है ये आर्थर हेनरी हेलम की याद में लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड हु इज द राइटर ऑफ दिस वर्क इन मेमोरियम? यस, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, टेनिसन का ये वर्क है। और आपको साथ ही में बताना है कि ये इसका जॉनर क्या है इस वर्क का, मतलब ये कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, या फिर इलेजी है, सोनेट है, बैलेड है, क्या है ये? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द जॉनर ऑफ दिस वर्क या ऑफ दिस पोएम इन मेमोरियम? तो बताइए पोएम में क्या है? इलेजी है, बैलेड है, सटायर है, ठीक है, सोनेट है, क्या है? यस, इट इज एन इलेजी। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यस, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द पोएम ऑफ टेनिसन कंटेन्स दी फॉलोइंग लाइन? बताइए टेनिसन की वो कौन सी पोएम है जिसमें ये लाइंस हमें देखने को मिलती हैं? ठीक, लाइंस हैं येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर देयर gleams that untraveled world whose margin fades, whose margin fades, okay, forever and forever when immoved। बताइए ये लाइंस कौन से वर्क में देखने को मिलती हैं? टेनिसन ने ये लाइंस को लिखा है। Yet all experience is an arc wherethrough gleams that untroubled world whose margin fades forever and forever when I move। ठीक है, ये आई और मूव के बीच में स्पेस है, ध्यान रखना। तो बताइए कौन से वर्क में है? ऑप्शन है आपके पास क्रॉसिंग दीवार, यूलिसिस, टीयर्स, सॉरी ये टैस द अर्बल्स है, या टीयर्स आइडल टीयर्स एंड लोटस ईटर। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूलिसिस। ठीक है, ये लाइंस हमें देखने को मिलेंगी यूलिसिस में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रो gleams that untroubled world whose margin fades forever and forever when I move। Now moving to the next question. Yes, question number 10. Which is the first section of Iliad's The Wasteland? बताइए वेस्टलैंड के पहले सेक्शन का नाम क्या है? देखिए अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि वेस्टलैंड को किसने लिखा है, कब पब्लिश हुआ है, इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं, या फिर इसके सेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो बताइए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम देखेंगे। तो वेस्टलैंड का पहला पार्ट क्या है? यस, पहला पार्ट है द बरियल ऑफ डेड। अब बात करते हैं वेस्टलैंड की। तो वेस्टलैंड जैसा कि आपको पता चल गया है कि वेस्टलैंड किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने लिखा है। ठीक है, अब वेस्टलैंड में टोटल कितने सेक्शंस हैं? तो टोटल 5 सेक्शंस हैं। ठीक, इसकी पब्लिकेशन डेट कब मानी जाती है? 1922। ठीक है, यस, ये इसकी पब्लिकेशन डेट है 1922। नेक्स्ट इज, अब इसके पांचों सेक्शन की बात करते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता रहना चाहिए कि पहला क्या हो गया? द बरियल ऑफ डेड। सेकंड क्या है? अ गेम ऑफ चेस। ठीक है, नेक्स्ट है फायर सरमन, फिर है डेथ बाय वाटर, एंड लास्ट है व्हाट द थंडर सेड। ओके, ये 5 इसके पार्ट्स हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Yes, question number 11 is what is the title of कमला दास ऑटोबायोग्राफी? बताइए। कमला दास ने ज़्यादातर कन्फेशनल वर्क लिखे हैं, इन्हें कन्फेशनल पोएट माना जाता है। ठीक है, अब इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास समर इन कैलकाटा और डिसेंडेंट्स, माई स्टोरी, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? यस, समर इन कैलकाटा, डिसेंडेंट्स, माई स्टोरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर हम कमला दास की बात करें तो इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या किया था? मुस्लिम धर्म को धारण कर लिया था और इनकी डेथ जो मानी जाती है वो 2009 की मानी जाती है, 2009 में एक्सपायर हो गई थी। और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बताइए आपको कि मुस्लिम धर्म धारण कर लिया था। ओके, और क्या बात है इनके बारे में? तो ये बहुत ही मतलब ओपन माइंडेड पोएटेस रही हैं और इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स में कन्फेशन वाली थीम को अपनाया है। ठीक है, अब इसमें इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? यस, ऑटोबायोग्राफी इज माई स्टोरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 12, विच पोएम ऑफ कमला दास हैज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? बताइए, कमला दास की कौन सी पोएम में ये लाइंस देखने को मिलेंगी? लाइन्स है, वाई नॉट लीव मी अलोन, वाई नॉट लीव मी अलोन, critics, friends, visiting cousins, every one of you. Why not let me speak in any language I like? सोचिए और आंसर कीजिए। कमला दास के कौन से वर्क में ये लाइन है? ऑप्शन है आपके पास मैगोट्स, डाउट्स, एन इंट्रोडक्शन, लुमिनल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you. Why not let me speak in any language I like? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, ये देखने को मिलेंगी हमें एन इंट्रोडक्शन, जो कमला दास का बहुत ही फेमस वर्क है और इसे भी कमला दास की ऑटोबायोग्राफी ही मानी जाती है। मतलब कमला दास ने इसे ऑटोबायोग्राफिकल थीम में ही लिखा है। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोर्न? बताइए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब होता है? और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कौन सी पोएम है जिसको पंडित नेहरू बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है वो, उसका नाम क्या है? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ है? 1874। और ये कब एक्सपायर हुए थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। अब बताइए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कौन सी पोएम है जो पंडित नेहरू को बहुत ज़्यादा पसंद थी? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, उसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है, दैट इज दी पोएम। ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा और पंडित नेहरू को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस पोएम ने। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलेजी? इनमें से कौन सी पेस्टोरल एलेजी नहीं है? देखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था।
सोचिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके पास मिल्टन्स लिसिडस, शैलीज एडोनियस, आर्नोल्ड्स थायरेसिस, पॉप्स रेप ऑफ द लॉक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, जैसा कि आपको पता है मिल्टन की जो लिसिडस पोएम है वो एक पेस्टोरल इलेजी है। शैली के एडोनियस भी पेस्टोरल इलेजी है। शैली ने किसके लिए लिखी है ये? कीट्स की याद में। ओके। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें आर्नोल्ड थायरेसिस, दिस इज आल्सो एन इलेजी। लेकिन पॉप की जो वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, ये इलेजी नहीं है। ये क्या है? ये तो मोक इपिक है। क्या है? मोक एपिक। ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पॉप्स रेप ऑफ द लॉक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हेन वाज शेक्सपियर बोर्न? देखिए ये तो दुनिया का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1564। फिर भी आप इसकी डेट बता सकते हैं क्योंकि डेट अक्सर पूछ ली जाती है और कंफ्यूज करने के लिए ही पूछी जाती है। तो बताइए। देखिए यह माना जाता है कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी और जो डेट मतलब सेम मंथ में ही ये एक्सपायर हुए थे जिस मंथ में इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल को माना जाता है क्योंकि बैप्टाइजेशन का जो काम था वो 26 अप्रैल को हुआ था, जो अक्सर क्रिश्चियनिटी में कब होता है? जन्म के 3 दिन बाद होता है। इसलिए इनके जन्म को कब माना जाता है? 23 अप्रैल 1564। और इनकी एक्सपायरी डेट क्या है, मतलब सॉरी एक्सपायर कब हुए थे? तो वो है 23 अप्रैल 1616। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 16 इज हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? बताइए शेक्सपियर के मैकबेथ वर्क में या मैकबेथ ट्रेजेडी में ये शब्द कौन बोलता है? लाइन्स है द स्लीपिंग एंड द डेड are but as pictures, this the eye of childhood that fears a painted devil. What is the correct answer? मैकबेथ में ये लाइंस कौन बोलता है? स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। सोचिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच और हम नन ऑफ द जगह की कर लेते हैं लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ। अब बताइए इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Yes, the sleeping and dead are but as pictures, this the eye of childhood that fears a painted devil. तो इसका करेक्ट आंसर है लेडी मैकबेथ। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 17, विच पोएम ऑफ कीट्स हैज द फॉलोइंग लाइन्स? बताइए कीट्स की कौन सी पोएम है? सॉरी जस्ट अ मिनट। यस, कीट्स की ऐसी कौन सी लाइन है, मतलब कीट्स की कौन सी पोएम में लाइन देखने को मिलती है? ठीक, लाइन्स हैं हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर यू सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आई थिंक इसमें कोई टाइपिंग एरर हुई है। ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर?
ऑप्शन है आपके पास ओड ऑन अ ग्लेशियर, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन मेलनकोली या नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए बहुत ही फेमस लाइन है ये जॉन कीट्स की। क्या है? हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट वाइब्स प्ले प्ले ऑन। सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज लैम्ब बोर्न? बताइए चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1775, 1834, 1744, 1829। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हेन वाज चार्ल्स लैम्ब बोर्न? अच्छा बताइए चार्ल्स लैम्ब को और क्या कहा जाता है? यस, क्या कहते हैं चार्ल्स लैम्ब को? प्रिंस प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। ठीक है, इंग्लिश एसेज का क्या कहा जाता है? प्रिंस कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब को। और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसे कहा जाता है? फ्रांसिस बेकन को। ओके, बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। ओके, और इनका चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ था? 1775 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1775। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 19, विच pseudonym was adopted by लैम्ब for his essays? बताइए चार्ल्स लैम्ब ने अपने एसेज के लिए कौन सा सूडोनिम अडॉप्ट किया था? सोचिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके पास इला, चार्ल्स, लैम्ब, नोट, यानी नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि आपको देखते ही पता चल रहा होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस भी है ये। ठीक है, तो चार्ल्स लैम्ब ने कौन सा अपना सूडोनिम लिया था? तो उन्होंने क्या लिया था बताइए? एला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसपे इन्होंने अपना एसे भी लिखा, एसे ऑफ इला। ओके, इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए कभी कि जॉन कल्सवर्दी ने कौन सा सूडोनिम लिया था? उन्होंने लिया था जॉन सिन जॉन। ठीक है, ये गाल्सवर्दी का सूडोनिम था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा प्रॉम्थियस अनबाउंड? बताइए पीबी शैली का एक लिरिकल ड्रामा है जिसका नाम है प्रॉम्थियस अनबाउंड। अब उसमें कितने एक्ट्स हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास 1, 4, 3, 5। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए प्रॉम्थियस अनबाउंड में टोटल कितने एक्ट्स देखने को मिलेंगे? कितने एक्ट्स हैं उसमें? यस, उसमें कुल 4 एक्ट्स हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फादर ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड? बताइए मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर का नेम क्या है? ऑप्शन है आपके पास एडविन आर्नोल्ड, थॉमस आर्नोल्ड, ए एच क्लफ, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर कौन थे? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर का नाम था थॉमस आर्नोल्ड, जिन पर इन्होंने एक इलेजी भी लिखी थी। ओके, और उस इलेजी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 22, whose death was commemorated by Arnold in Thyrsis? देखिए इसमें पूछ भी लिया गया है। बताइए थायरेसिस में आर्नोल्ड ने किसकी डेथ को कमेमोरेट किया? सोचिए और आंसर कीजिए। इसमें यू नहीं आएगा, ठीक है, ये होगा कमेमोरेट।
आर्लोन ने थायरेसिस में किसकी डेथ को कमोमरेट किया? ऑप्शन थे आपके पास आर्थर हग क्लफ, टेनिसन, एडविन आर्नोल्ड, नन ऑफ द अबव. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थर हग क्लफ. ओके, तो आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे. आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी वॉइस आप तक प्रॉपरली पहुंच रही होगी. आई होप यू कैन हियर मी. एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर वीडियो लेकर आने वाली हूँ. तो बशर्ते आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरे चैनल से जुड़े रहें. ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग.